अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो यूके इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता है बिकॉज आप हर वीक देखते हैं। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जिससे आपके मसले का कोई हल निकल सके। मैं अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ईमेल की सूरत में आती हैं शो के दौरान। एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और ईमेल पे अपना नाम और टेलीफोन नंबर आप दे दें एंड आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच। पेशेंटली आप कॉलों पे और फ़ोन कॉल्स पे ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। आई टेक द फर्स्ट कॉलर। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र भाई। अच्छा, मैंने पूछना था, हमें कार्ड ILR मेरा था हमारे फैमिली के, तो 3 कार्ड मेरी फैमिली के आ गए थे, मेरा और बेटी का नहीं अभी तक आया। हाँ। तो उसमें हमने रिपोर्ट भी कर दी है, लेकिन रिपोर्ट के 5 दिन गुजर गए, उन्होंने हमारे साथ कोई रब्ता नहीं किया। तो इसके लिए हमने दोबारा रिपोर्ट की है और हमने कंप्लेन वालों को भी ईमेल कर दी है। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हमने तो हॉलिडे बुक करवाई है, तो हमने जाना है। तो मैं आपने कुछ पूछना है, मैं फिर टीवी पे आपको सुनूं? नहीं, मैं बिल्कुल समझ गया आपकी बात। मैं अर्ज़ कर देता हूँ, हॉलीडे आपने कब बुक कराया था? हमने तकरीबन 1 महीना हो गया है उस वक्त जब बुक करवाया। ओके सर, एक रिक्वेस्ट है, जब आपके पास था नहीं कार्ड तो आपने हॉलीडे क्यों बुक करवाया? नहीं, हमने उसके बाद किए, जब हमारी दूसरी फैमिली के जब उन्होंने हमें ILR अप्रूव कर दिया और दूसरे दिन हमारे सारी फैमिली के कार्ड आ गया, लेकिन मेरा और बेटी का नहीं आया। आई अंडरस्टैंड। मैं अर्ज़ कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, मैं सुनता हूँ। बड़ी मेहरबानी। देखिए, पहली मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं पहले भी शो में कह चुका हूँ और वैसे भी मैं क्लाइंट्स को कहता हूँ कि जब तक कोई चीज़ हाथ में नहीं आती तो उसको ग्रांटेड ना लें। बिकॉज नॉर्मली होता है कि जब वो एक्सेप्टेंस का लेटर दे देते हैं, देखने में आता है उसी शाम या अगले दिन कार्ड आ जाते हैं। लेकिन जिस तरह भी आपके साथ एक मसला हो गया, तो अगर हो जाए तो फिर सारी बात है, अगर आपने टिकट्स लिए हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो पहली मेरी हर एक से ये रिक्वेस्ट है कि जब तक हाथ में आपके कोई चीज़ नहीं आती प्लान ना बनाएं। अब जहाँ तक आपकी सिचुएशन है, जो ईमेल है BRP डिपार्टमेंट का, वो बेस्ट सोर्स ऑफ कांटेक्ट है। तो आप उनको ईमेल पे ईमेल कर ही जाएं। उनको ये भी बताएं कि आपने फैमिली के साथ ट्रिप्स या प्लान किया है, तो वो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है। बिकॉज अगर आप अपने MP के पास जाते हैं, वो जब ख़त लिखेंगे कोई और ही डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा और उसमें बहुत टाइम लगेगा। और अगर आप टेलीफोन करते हैं तो वो कोई टोटली डिफरेंट डिपार्टमेंट है। जो उस डिपार्टमेंट से आपने रब्ता करना है वो वही डिपार्टमेंट है, लेकिन उनका कोई टेलीफोन नहीं, उनकी सिर्फ ईमेल है। तो सिर्फ सब्र से पेश आएँ और उनको एक और ईमेल करें। इंशाल्लाह ताला करीब आई होप आपके ट्रिप से पहले आपका कार्ड बन के आ जाए। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। Hello. जी, अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. Yeah, I just wanted to ask a question. Yes. Regarding spouse visa. My husband and I, we're both self-employed, and we've been self-employed since December 2015. And we earned over 18,600 within 4 to 5 months, just this financial year. So I just wanted to ask, when we use that as our financial requirement, do we have to be self-employed for 12 consecutive months, or is it as long as we've earned over 18,600? Is that what the requirement is? Thank you. Thank you for your phone call. I mean, when you read the requirements itself, I cannot be very specific because I haven't recently read the requirement. It's a very interesting question, but the way I read it, they look at the last tax return. So when you file your tax returns, for example, the coming year for 2015-16, then you're declaring your income for that tax year, and they are more concerned with that tax year, and that is the understanding I have. Now, you have raised a very important question that if in that tax year, if we have worked for less than 12 months, would that income, although it's less than 12 months, but for the tax year it's still more than 18,600, would that still qualify? I would request you that if you contact me later, I would like to read the up-to-date rules myself and inform you. But the way I understood the rules, again, I have to read it again to give you very specific information. But the way I read the rules they're concerned with the tax year. So for the tax year, if you've earned above 18,600, then perhaps you qualify under the rules. But I would only recommend, and I would please suggest that if you contact me after the show through my email, then I can read the relevant immigration rule and come back to you with a very specific answer, because on top of I can't remember the specifics, whether it was 12-month or just a tax year. Thank you so much for your question. Let's take the other caller. Hello.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं, दोनों पूछ सकता हूँ या एक ही अलाउ है? आप 3 पूछें। थैंक यू। सर एक्चुअली मेरे पास यूरोपियन स्पाउस वीज़ा डिपेंडेंट, तो मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा अपने बिहाफ पे। तो इसका कितने साल मतलब मैरिज जो है ना होना चाहिए मिनिमम, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और अब 3 ही पूछ रहा हूँ। इससे रिलेटेड है कि शादी जब अगर इन केस के शादी से डेट देखते हैं या जब से वीज़ा लगता है तब से डेट देखते हैं कि अगर 3 साल इवन पूरे होते हैं तो ये 2-3 क्वेश्चन। थैंक यू जी, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। देखें, जहाँ तक रिटेंशन की बात है, क्योंकि अगर आप ये डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर वीज़े पे हैं तो 2 तरीके से मेनली आप रिटेंशन कर सकते हैं, खुदा न खास्ता अगर डेथ नहीं हुई आपके फैमिली मेम्बर की। क्योंकि एक तो ये कि अगर आपकी डिवोर्स हो रही है तो वो देखते हैं कि 3 साल का पीरियड है वो मैरिज से काउंट होता है, बिकॉज कभी कभी एप्लीकेशन असेसमेंट के अंदर ये 1 साल लगा लेते हैं या कभी रिफ्यूज़ करें और आप जाके कोर्ट में जीत जाएँ तो 2-2 साल भी गुजर सकते हैं इस प्रोसेस में। लेकिन वो डेट ऑफ मैरिज से देखते हैं और 3 ईयर्स का पीरियड काउंट करते हैं, जिसमें से 1 साल आपने यूके में गुजारा हो। जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स की बात है उसमें मेनली ये देखते हैं कि आपकी सब्सिस्टिंग रिलेशनशिप है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपकी वाइफ ने फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज टिल द डेट ऑफ डिवोर्स उन्होंने ट्रीटी राइट एक्सरसाइज किए। बिकॉज सारी बात है, आपके वीज़ा की कंडीशन ही ये थी कि आपकी स्पाउस ट्रीटी राइट्स को एक्सरसाइज कर रही हैं। अब जहाँ तक बात आता है रिटेंशन की, ऑफ कोर्स एक है डिवोर्स और एक है डोमेस्टिक वायलेंस। अगेन मैं ये नहीं बोलता कि आपका केस है डोमेस्टिक वायलेंस का, लेकिन मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको और भी इश्यूज़ हैं, क्योंकि कभी कभी डिवोर्स की रीज़न होती है कि वर्बल अब्यूज़ हुआ है किसी के साथ या साइकोलॉजिकली उनको टॉर्चर किया जा रहा है, तो दे से कि इनफ इज़ इनफ, अब हम छोड़ें एक दूसरे को। तो उसमें डोमेस्टिक वायलेंस की भी कैटेगरी आती है ये रिटेंशन राइट्स के अंदर, कि अगर इफ़ यू बिन अ विक्टिम। लेकिन वो एक अलग इशू है। जहाँ तक डिवोर्स की बात है, इट इज़ 3 years। और अगेन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जब आपकी डिवोर्स हो रही हो उस पर डिपेंड करता है कि उस वक्त कानून क्या है, बट इस वक्त मेनली दे लुक एट कि सब्सिस्टिंग रिलेशनशिप थी एंड योर स्पाउस वाज एक्सरसाइजिंग ट्रीटी राइट्स क्वालिफाइंग पीरियड के अंदर जो 3 साल का है फ्रॉम डेट ऑफ मैरिज टिल द डेट ऑफ डिवोर्स। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा जी ब्रदर आ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ जी। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹੌਲੀਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ जी। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦਆਊਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। जी ਹੈਗਾ ਚਾਂਸ ਉਹਨੂੰ ਗੋਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਈਲ ਲਾ ਦਈਏ ਜੀ। वो कितने अरसे से इस मुल्क में हैं अभी? हाँ जी, इस कंट्री में कितने अरसे से हैं? इस कंट्री ਦੇ ਵਿੱਚ जी ਉਹਨੂੰ हो गए 6-7 साल हो गए जी। अच्छा, मैं अर्ज़ कर देता हूँ, मेरी बात सुन लें टीवी पे। देखें, जहाँ तक आपके केस के ऑफ कोर्स जब तक आप स्पेसिफिक किसी के पास जाके एडवाइस नहीं लेंगे, कोई आपको ये नहीं बता सकता कि आपके ब्रदर के केस में क्या मेरिट है। लेकिन 2-3 बातें मैं जनरली लोगों को बता देता हूँ कि एक तो होता है जिन लोगों के पास अभी वीज़ा नहीं है और वो कोई ना कोई एप्लीकेशन डालना चाह रहे हैं, तो सारी बात है मोस्ट ऑब्वियस उनकी एप्लीकेशन होती है ह्यूमन राइट की। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ अपने शो में कई दफ़ा कि 2012 में ह्यूमन राइट के कवानीन में तब्दीली आई, जिसमें उन्होंने अब ये कर दिया कि अगर आप 20 साल से इस कंट्री में इलीगल रह रहे हैं तो फिर आप ह्यूमन राइट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जो लोग 20 साल से कम टाइम पे भी रह रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस हों, कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस हों, जो बड़ा मुश्किल है उस थ्रेशोल्ड को मीट करना। तो फिर जनरली देखने में आया कि जो लोग सिंगल हैं और वो ह्यूमन राइट की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, आप समझ लें कि बहुत ही कम चांस है कि उनको किसी भी सूरत में वीज़ा मिले। जिस तरह कि आपके केस में तो उनको 6-7 साल हुए हैं, वो तो बहुत ही कम चांस है। फिर कुछ लोग कहते हैं जी हम शादी करने लगे हैं। देखिए, वो अब डिपेंड करता है कि आप शादी इमिग्रेशन रूल के अंदर कर रहे हैं या आप शादी EA नेशनल के साथ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप शादी EA नेशनल के साथ करते हैं तो कानून ये कहता है कि आप अप्लाई करेंगे EA रेगुलेशन के अंदर। इस वक्त EA रेगुलेशन के अंदर जब आप एप्लीकेशन डालते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वैलिड वीज़ा हो। तो इसी वजह से वो लोग जो ओवरस्टे भी होते हैं, जब वो शादी यूरोपियन से करते हैं तो उनको फैमिली परमिट मिल जाता है। फिर कुछ लोग हैं वो ब्रिटिश के साथ शादी करते हैं, तो वो अक्सर पूछते हैं कि जी हमारे क्या राइट्स हैं, क्योंकि हमारे पास पहले वीज़ा नहीं था। अब ज़ाहिर बात है जब वो स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं
तो कानून ये कहता है कि उनके पास लीगल स्टेटस होना चाहिए या वैलिड वीज़ा होना चाहिए या 28 डेज से ओवर उन्होंने ओवरस्टे ना किया हो। तो जो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा ओवरस्टे करते हैं, जब शादी करके अप्लाई करें स्पाउस वीज़ा के लिए, तो सारी बात है वो एक की रिक्वायरमेंट इमिग्रेशन रूल की पूरी नहीं कर रहे होते हैं। फिर वो रिलाई करते हैं एक्सेप्शंस के ऊपर, जिनमें एक एक्सेप्शन ये है कि जी अगर आपकी बीवी यहाँ सेटल्ड है तो क्या इंसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल हैं कि आप वापस नहीं जा सकते, आपकी बीवी आपके साथ नहीं जा सकती और उस कंट्री में नहीं रह सकती। इंटरफेथ मैरिजेस, अगर वो कोई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले रही हैं, उस टाइप की चीज़ें होती हैं। यहाँ कोई बच्चा इन्वॉल्व है रिलेशनशिप में, अगर आपका अपना बच्चा नहीं है, आपकी वाइफ या हस्बैंड का प्रीवियस रिलेशनशिप से बच्चा है, एज लॉन्ग एज यू हैव पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप क्लेम कर सकते हैं कि जी इन हालात की वजह से मुझे इधर ही रह के ह्यूमन राइट एंड फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ के तहत वीज़ा दिया जाए। फिर वो आपको 2.5 साल का वीज़ा देते हैं और 10 साल बाद सेटलमेंट आपकी एक्सपेक्टेड हो सकती है। अगेन मैं ये इसलिए इन्फॉर्मेशन दे रहा था, ये आपकी कॉल की वजह से नहीं, बिकॉज जहाँ तक आपकी बात है आपको प्रॉपर एडवाइस लेनी चाहिए कहीं जाके, ताकि केस स्पेसिफिक। ये मैं इसलिए जिक्र थोड़ा करता कि अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जी हमें ये नहीं समझ आती कि हम कहीं सुनते हैं या हम कहीं पढ़ते हैं, हमें ये समझ नहीं आती कि EU से शादी करें या ब्रिटिश से करें, उसमें फ़र्क क्या कानूनी तौर से। तो वो अक्सर लोग थोड़ा सा ट्रबल में आ जाते हैं, तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं मौका ले लूँ समझाने के लिए। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहिब साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं कैंट से बात कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड को यहाँ पे ना 11 साल हो गए आए हुए हैं और अभी इन लोग इनको ना काम करने से मना कर दिया है। 10-15 दिन हो गए इनको, और जी। हमारी ह्यूमन राइट्स पे डाली थी हम लोगों ने अपील, वो अब लोगों की रिफ्यूज हो गई है। जी और मेरे बेटे को यहाँ पे 7 साल हो जाएंगे, मेरे को यहाँ 9 साल हो गए हैं। और क्या हम इनलीगल तो नहीं हुए डॉक्टर यहाँ पे तारिक साहब? आप ये मुझे बता दें कि आपके जो बेटे है उसकी एज कितनी है अभी? जी ये साहब, नेक्स्ट ईयर में 7 साल का हो जाएगा पूरा माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पैदा हुआ था। जी। और आपका लास्ट वीज़ा कब एक्सपायर हुआ था? ये हमारा मेरे ख्याल से 13 में या 12, मेरे को याद नहीं है सही से ना। अच्छा ठीक है, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू। देखिए जो लोग, अब मुझे नहीं पता, लीगल टर्म इलीगल की थोड़ी डिफरेंट है, कि जो लोग इलीगल तौर से अंदर आते हैं या ओवरस्टे कर लें, वो ब्रीच अपने वीज़ा कंडीशन की करें, तो मुझे नहीं पता आप किस सेंस में बात कर रहे हैं। लेकिन जो नॉर्मली लोग पूछते हैं कि जी हम इस सेंस में बात कर रहे हैं कि कहीं हमें आके घर से उठा तो नहीं लेंगे। लेट्स बी ऑनेस्ट, जो ज़्यादातर लोग पूछना चाहते हैं कि जी हमारा वीज़ा ख़त्म हो गया है या हमारी अपीलें एग्जॉस्ट हो गई हैं, हमें घर से आके तो नहीं उठा लेंगे, तो मैं उस सेंस में आपको जवाब देता हूँ, रादर देन कि मैं लीगल टर्म्स में जाऊँ कि इलीगल एंट्रेंट या इलीगल बंदे की क्या टर्मिनोलॉजी है लॉ के अंदर। जहाँ तक बात है कि घर से तो नहीं उठा लेंगे, पहली बात है आपका बच्चा भी है, तो ज़ाहिर बात है दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज जो रिमूवल होते हैं जिसमें फैमिली इन्वॉल्व है, उसमें बच्चे भी हैं, उनको थोड़ा लिहाज से डील करते हैं। ये नहीं कि एक दिन आए और बस पे बिठा लिया। ऑफ कोर्स दे हैव टू आस्क कि चाइल्ड स्कूल जाता है नहीं जाता, और क्या आपके पास तरीके हैं, आप वापस जा सकते हैं, आगे कोई आपको रिसीव करने के लिए है, या आप कब जाना चाहते हैं, थोड़ा लिहाज से पेश आते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है अपील की या कोई फर्दर रिप्रेजेंटेशन की, एज़ लॉन्ग एज़ आपका केस पेंडिंग है, वो आपको इस कंट्री से नहीं निकालेंगे। या आप उसके लिए कोर्ट में गए हों या JR एप्लीकेशन डाली हो या आप उनको फ्रेश क्लेम डालें। अब जहाँ तक आपने बोला कि जी मेरा ह्यूमन राइट रिफ्यूज़ हो गया, तो मुझे नहीं पता कि जो आपके लॉयर हैं उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अगला स्टेप कौन सा लेना है। बिकॉज सारी बात है, अगर आप ह्यूमन राइट आपका रिफ्यूज़ हुआ है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से, तो या तो फर्स्ट ट्राइब्यूनल में अपील करेंगे, और अगर उन्होंने सर्टिफाई कर दिया है तो आप JR एप्लीकेशन डालेंगे, जुडिशियल रिव्यू। और अगर आप फर्स्ट ट्राइब्यूनल में रिफ्यूज़ हुए हैं तो ऑफ कोर्स यू हैव द रेमेडी कि आप फर्दर रिव्यू एप्लीकेशंस डालें, परमिशन एप्लीकेशंस डालें, या कोई फ्रेश क्लेम डालें। अगेन जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि वो बड़ा केस स्पेसिफिक होता है, और मैं ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आती हैं, आप उसमें ईमेल पे अपना नंबर भेज दें, आई कॉल यू बैक। लेकिन जहाँ तक बात है स्पेसिफिक एडवाइस की, वो केस पढ़ के बताई जा सकती है। मैं फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली भी नहीं कहूँगा कि आई कैन ओनली गिव यू इन्फॉर्मेशन इस शो के पैनल के ऊपर, एंड आई थिंक इन्फॉर्मेशन भी मैं ट्राई करता हूँ कि इतनी मुफीद हो कि आपको डायरेक्शन सही तरह की मिल जाए। तो आई थिंक आपको अगर ये इशू है कि कहीं घर तो नहीं आ जाएंगे, तो फिर यू मेक श्योर कि आपकी कोई एक्टिव फ़ाइल चल रही हो होम ऑफिस के साथ। मुझे बताया जाता है कि ब्रेक का टाइम है, और ऑफ कोर्स लोग भी वेट कर रहे हैं कॉल पे। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। आई सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक।